हालांकि हम आपको बता दें, जो एक्सरे ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, जो मशीन आती है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होती है। वो इतनी हिट ही नहीं करती कि आपकी बॉडी को इफेक्ट कर दे, पर मशीन है, मशीन का कोई भरोसा नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हो जाए तो जागरूक आपको ये रहना है इस प्रकार से आपको। तो एक्सरे आप देखना, आप जाओगे जिस पोजीशन पे चाहिए वो एंगल लेंगे आपका, उस पोजीशन पे बेस पता भी नहीं चलेगा कब एक्सरे हो जाएगा, विद इन अ सेकेंड। फिर वो जाएंगे, बटन है, टिक टिक, वापस हो गया एक्सरे का। तो फिर वो पिक्चर आएगी, उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे आपके वो पिक्चर कर देंगे आपके। तो एक्सरे का जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वो मेडिकल टेस्टिंग में, मेडिकल पिक्चर में हो रहा है। जैसे ब्रोकन बोन्स का पता करना है तो उसमें हो रहा है, इन मेडिकल पिक्चर्स, इन मेडिकल पिक्चर्स। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का भी यूज भी कुछ ऐसे ही किया जाता है जैसे एक्सरे का किया, लेकिन मेडिकल लाइन में नहीं किया जाता है इसका यूज। मान लीजिए किसी मटेरियल की हमें टेस्टिंग करनी है, मान लीजिए स्टोन पड़ा है, क्या इस स्टोन के अंदर कोई मिनरल है, कोई आयरन नाम का एलिमेंट है, क्या गोल्ड नाम का एलिमेंट पड़ा है, ऐसा हमें कुछ पता करनी है, मटेरियल की टेस्टिंग लगानी है कि उस मटेरियल के अंदर कोई दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं क्या। और आप स्टोन ना बोल के आप इनको चट्टाने बोल दो, कंकड़ पत्थर की, जिन्हें मिनरल बोलते हैं। ये मेटल आखिरकार कहाँ से आते हैं, आयरन कहाँ से आता है, गोल्ड कहाँ से आता है। दुनिया में कहीं पर कोई समुद्र नदी है क्या, बाल्टी भर के निकाल लो, कहाँ से आता है आयरन, बताओ भाई, कहाँ से, चट्टानों से, बिल्कुल राइट आंसर है। मिनरल एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट, चट्टाने, खूब बड़ी बड़ी चट्टाने, बता रहे, चट्टानों के अंदर ऐसा नहीं है कि चट्टान खोदियो हमें लोहा को टुकड़ा मिल गया। ये वैसे ही है जैसे भूसे के अंदर आप मिला दो इतने बड़े ढेर के भूसे के अंदर हम आपसे कहें कि आप लोहे का 50 ग्राम पाउडर बना के मिला दो, दैट इज। तो चट्टानों में मिनरल्स एसोसिएटेड होते हैं आपके, उनको मिनरल्स कहते हैं हम। तो जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसमें बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं मेटल्स के, छोटे छोटे से। कहो इस घर के बराबर बड़ी चट्टान हम मेल्ट करें तो हमें 5 किलो 10 किलो आयरन मिले पूरा। तो फिर वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उनको बोलते हैं मेटलर्जी। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, तो खूब सारा ये पार्टिकल आया है, फिर इससे भी प्यूरीफाई किया, फिर इससे भी प्यूरीफाई, फिर लास्ट में हमें मिलता है प्यूरीफाई मेटल। तो उस मेटल को हम मेल्ट करके पर्टिकुलर शेप में क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं आपके। इस प्रकार से हमें मिलते हैं आपके मेटल। तो मेटल मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, और उन मिनरल्स को जिनसे हम मेटल निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं, किसी को पता है, उनको बोलते हैं ओर। पढ़ा है क्लास 10th में ओर। मेटल एसोसिएटेड में जैसे आयरन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, आयरन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, बॉक्साइट से। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, इससे मिलता है आयरन। बॉक्साइट का फॉर्मूला था Al2O3.2H2, इससे मिलता है। सिल्वर सबसे ज़्यादा मिलता है AgCl से, हॉर्न सिल्वर से। ऐसे सभी प्रकार के अलग अलग। तो इसका यूज होता है इन मटेरियल टेस्टिंग, इन मटेरियल टेस्टिंग। मटेरियल को टेस्ट करने में इसका पता किया जाता है, इन मटेरियल टेस्टिंग। और इनका तो आपको पता ही है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, हेल्प्स इन विजिबिलिटी। देखने में हेल्प करती है हमें, अगर ये नहीं होंगी तो हमें देखने भी नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबिलिटी। यहाँ पर जितनी भी रेडिएशंस लिखी हैं आप कोई भी नहीं देख सकते, सिर्फ यही वो हैं जिन्हें आप देख सकते हो, जिनके कलर्स को आप देख सकते हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबिलिटी, देखने में मदद करती हैं। IR रेडिएशंस का क्या यूज होता है, चमक वगैरह उत्पन्न करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे एरोप्लेन सिग्नल वगैरह हैं, तो एरोप्लेन सिग्नल बहुत दूर से देखने पड़ते हैं,
बहुत कई किलोमीटर उतनी ऊंचाई से छोटे छोटे कुछ ही। अब ट्रैक पता करना है, बस थोड़ी है, तो उसके लिए बहुत ही सिग्नल लगाए जाते हैं IR लाइट के, इंफ्रारेड रेडिएशन के, जिन्हें बहुत ऊंचाई से और कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। तो एक चमक उत्पन्न करने में यूज की जाती है। आपके मतलब जो इनका यूज है वो बता रहे हैं हम, जहाँ इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इन इल्यूमिनेशन और माइक्रोवेव्स का तो आप लोगों को पता हुआ 1 2 3 4 अच्छा एक हटा दी ना, इसीलिए तो 7 हम कहें पहले 8 थी, अब 7 कैसे, कॉस्मिक रे हटा दी। माइक्रोवेव्स का पता है यूज कहाँ हो रहा है, इनसे भी सिग्नल ट्रांसमिशन किया जा सकता है। रेडियो वेव्स का यही है, लेकिन ये सेफ नहीं है, इनकी एनर्जी का ज़्यादा है। तो फिर इनका यूज आजकल कहाँ किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन आते हैं, हीटिंग एंड कुकिंग, सुना आपने माइक्रोवेव्स, है ना। लेकिन आप लोगों को एक बहुत बढ़िया फैक्ट नहीं पता होगा, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ये तो सबको पता कि माइक्रोवेव गर्म करता है, लेकिन आपको पता कोई भी आप ऐसी चीज़ रख दो जिसमें पानी नहीं होगा, वो माइक्रोवेव गर्म नहीं कर पाएगा। माइक्रोवेव से उन्हीं चीज़ को गर्म कर सकता है जिनमें पानी होगा, जिनमें मॉइस्चर होगा। इन रेडिएशंस की एक ख़ास बात है, इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है कि ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर सकती हैं, हीट कर सकती हैं। तो कोई भी एक, ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है, आप जाके चेक करना गूगल पे, बहुत ही कम लोगों को पता हो, साइंस के बच्चों इसलिए आपको बता रहे हैं हम। माइक्रोवेव से उन्हीं चीज़ों को हीट कर सकता है जिसमें मॉइस्चर होगा, उसके अलावा किसी भी चीज़ को हीट नहीं कर सकता है। ओनली सब्सटेंस विच कंटेन मॉइस्चर, जिसमें नमी होगी। अगर उसमें मॉइस्चर है तो गर्म करेगा, अगर उसमें मॉइस्चर नहीं है आप रख दीजिए, बिल्कुल गर्म नहीं होगी। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर है तो वो गर्म कर देगा। जैसे हम एक पत्थर रख दें, नहीं करेगा गर्म। हाँ, तो उस वाटर की हेल्प से उसको गर्म कर देगा, वो उतनी ही रेडिएशन को गर्म कर सकता है। तो ये एक फैक्ट है। इन हीटिंग एंड कुकिंग, अपन को कहा करना, अपन को तो खाना है, क्यों बेटा साइंस पढ़ के क्या करेंगे। मम्मी से कैसे मांगते हो, पानी मांगते हो कि H2? नहीं, आज से H2 मांगो। मम्मी हाइड्रोजन ऑक्साइड दे दीजिए 1 गिलास, ऐसे ही मांगते हो। H2 रोटी ना मांगा, मम्मी स्टार्च प्लीज, स्टार्च गेहूं में स्टार्च पाया जाता है। रेडियो वेव्स का तो पता ही है, इन सिग्नल ट्रांसमिशन। वैष्णवी आज तुम्हें मम्मी से कहना है, मम्मी प्लीज H2O। मम्मी को लगे 2 रोटियां मांग रही तो मम्मी ले आए H2O, H2। फिर चाय में अगर शक्कर कम हो तो कहना मम्मी C12H22O11 कम है। तो मम्मी कहे रुक जाओ, जब ज़्यादा पढ़ लो ही नहीं, पन्ना आया अभी 5 दिन भाई नहीं है और इंग्लिश बोलने लगी। इन सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है। ये बच्चों आपके यहाँ पर एक ख़त्म होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म होता है, ठीक है। जो हमने प्लांक्स की थ्योरी पढ़ी ना, वो थ्योरी वहाँ चालू हुई थी, वहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ जाके ख़त्म होता है। यहीं पर हमें 2-3 चीज़ें और लिखनी है अभी, फिर आगे चल रहे हैं। पहला, हमें ये पता होना चाहिए कि विजिबल रेडिएशंस की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है। विजिबल रेडिएशन है, विजिबल रेज भी बोल सकते हो आप। तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है आपको देखना है।
तो आपको पहले जब ट्रिक याद रखनी है कि विजिबल के अंदर आता है विब, विब विब ग्योर, विब ग्योर, विब ग्योर, ये आता है आपके विजिबल रेडिएशन में। 7 कलर आते हैं आपके विजिबल रेडिएशन में। अब सुनो, जो इनकी वेवलेंथ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, ये आपको याद रखनी है। इनकी वेवलेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, इनकी वेवलेंथ आपको याद रखनी है, कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ से। तो 3800 एंगस्ट्रॉम। और बच्चों हम आपको एक चीज़ बता दें, ये आपको हर जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा। कहीं 4000 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, कहीं 3900 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, लेकिन इसी के आसपास मिलेगा। एक एनसीईआरटी का डेटा हम दे रहे हैं जो हमारे पूरे भारत में चलता है। 3800 एंगस्ट्रॉम से इसकी वेवलेंथ कहाँ जाती है आपकी 7600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जानते हो ना, 10⁻10 मीटर, और ये किसकी यूनिट है, मीटर, वेवलेंथ की यूनिट है, समझ रहे हो ना। तो वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7100 एंगस्ट्रॉम तक, ध्यान रखनी है। मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसकी, इसकी विजिबल में, और सबसे ज़्यादा किसकी। तो आप बताओ ट्रैफिक सिग्नल किस कलर में होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब इनके अलावा तो हम कोई और देख ही नहीं सकते। आप कहते तो सबसे ज़्यादा तो माइक्रोवेव रेडियो वेव्स की होती है, उसे सिग्नल में लगा दूँ, अरे भैया दिखते ही नहीं है कलर। ग्रीन भी होता है तो इसकी भी अच्छी है, तो रेडियो वेव्स तो हम लगा ही सकते, दिखती नहीं। अब हमें ये दिखते हैं, तो वायलेट कलर का ट्रैफिक सिग्नल क्यों नहीं बनाए गए, इंडिगो कलर के क्यों नहीं बनाए। हाँ बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे तो यही है ना, उनमें भी सबसे अच्छा। तो आप देख रहे होगे खतरे की लाइट पे यही लगा रहता है रेड। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कई मीटर दूर से भी इसको हम देख सकते हैं। रेड कलर को आप कई मीटर दूर से देख सकते हो, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। दिस इज़ द रीजन बिहाइंड द साइंस। हर चीज़ के पीछे साइंस है। आप देखना ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 4 कलर में आपको सिग्नल मिलेंगे। और हर खतरे के लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से हमें दिख जाते हैं। येलो कलर हमें आसानी से दिख जाते हैं, ग्रीन कलर हमें आसानी से दिख जाते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। नोट करिए, V फॉर वायलेट, बैगनी, हाँ लिख लो, नहीं पहले ऐसे लिख लो बिब की ओर, या हिंदी में लिख लो बैजानी हप्पी नाला। राम गुच्छ झाप मित्री, जानते हो, राम गुच्छ झाप मित्री नहीं जानते, राम गुच्छ झाप मित्री, राम गुच्छ झाप मित्री। ये कुल इतने राज्य हैं जिनसे होके मकर रेखा जाती है। मकर रेखा, मकर संक्रांति जानते हैं, उसी मकर रेखा के कारण पड़ती है, बुड़की बोलते जिसे हम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इतने से होके आपकी जाती है राम गुच्छ झाप मित्री। अब इसका है बैजानी हप्पी नाला, बिबग्योर, वायलेट इन नीला, इंडिगो नील जैसा, ब्लू प्योर नीला हो गया।
इंडिगो मतलब आप जामुनी बोल सकते हो, थोड़ा सा जामुन के जैसा। ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, एंड फाइनली रेड। बैजानी, हप्पी, नाला। बैजानी, हप्पी, नाला। हिंदी मीडियम वालों के लिए बैजानी, हप्पी, नाला। इंग्लिश वाले मीडियम के लिए विबग्योर। देखो, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, बैजानी, हप्पी, नाला। और आपके लिए विबग्योर। विबग्योर। लिख गया? चलिए डाली हेडिंग, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी है प्लांक्स की, उसकी लिमिटेशंस। आप कहोगे सर प्लांक्स की थ्योरी तो वहाँ ख़त्म हो गई, लिमिटेशंस यहाँ पर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो वैसे ये याद रखनी है, लिमिटेशन पूछी थोड़ी जाती है। क्यों हम लिमिटेशंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो उन्हीं को दूर करने के लिए तो हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे। सोलर सेल कैसे बनते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, ये ब्लैक होल बन क्यों जाता है, ये सब हमें आपको पढ़ाने हैं हमें। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को, एनर्जी को और हीट को क्या माना गया है? कंटिन्यूअस। किस फॉर्म में माना गया? वेव फॉर्म में या रेडिएशन फॉर्म में। इस कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी प्लांक साहब को। सुनो बच्चों, हमें बाद में डाल देना हेडिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और रेडिएशंस के अकॉर्डिंग लाइट को, एनर्जी को और हीट को माना गया है कंटिन्यूअस फॉर्म माना गया है। कंटिन्यूअस फॉर्म माना गया है किसका? वेव का या रेडिएशन का। और इसको जस्ट उल्टा बोलते हैं प्लांक्स। ये बोलते हैं कि लाइट डिसकंटिन्यूअस है। ये लाइट को वेव मानते हैं, ये लाइट को रेडिएशन मानते हैं, ये लाइट को पार्टिकल्स मानते हैं। और अगर ये अपना कॉन्सेप्ट नहीं देते तो ये जो यहाँ लिमिटेड, क्या ये जो बोल रहा है वो सही है? तो सही है। तो ये बोल रहे थे वो क्या गलत है? नहीं, ये सही है। यहाँ दोनों ही सही है। पर इनके कॉन्सेप्ट, क्योंकि लाइट में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर, दोनों ही नेचर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कुछ कॉन्सेप्ट लाइट के हैं जो नहीं बता सकते आप। सोलर सेल नहीं बनता कभी भी, जो सोलर सेल बनते हैं आपके, अगर ये प्लांट साहब नहीं आते। इन्हीं की वजह से सोलर सेल चीज़ें जैसी चीज़ों की खोज हो पाई है आपकी, क्योंकि लाइट को इन्होंने पार्टिकल नेचर बता दिया। अब वो पार्टिकल कैसे होते हैं? लाइट हमें तो खुद रेडिएशन फील होती है, हमें तो कोई पार्टिकल वगैरह दिख नहीं रहा। तो वो अभी हम समझाएंगे आपको लाइट पार्टिकल कैसे होती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सबसे बड़े दो फिनोमिना नहीं बता सकते, जो इस थ्योरी का फेलियर था। थ्योरी गलत नहीं है, थ्योरी बिल्कुल सही है। वो फेलियर क्या था? एक तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाए इस थ्योरी के बेस पे।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने के लिए प्लांक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फोटो इलेक्ट्रिक सोचते हो। दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं बता पाए, वो भी अभी बताएंगे, हम सब पढ़ाएंगे। तो प्लांक साहब की थ्योरी के बाद जब लाइट को एक पार्टिकल नेचर बता दिया गया, तब जाके समझ में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये दो सबसे बड़ी कमियां थी इस थ्योरी की, और उसी कमियों को कवर करते हैं प्लांक का। थ्योरी बिल्कुल सही है आपकी, मैक्सवेल की फेमस थ्योरी है। तो लिमिटेशन फर्स्ट लिमिटेशन है unable to explain phenomenon of photoelectric effect, and black होल नाम सुना है आपने कभी, है ना? तो ब्लैक होल क्या कोई गड्ढा है क्या, गड्ढा जिसके अंदर बल्ब नहीं लगी, से वो अंधेरा तो इसलिए ब्लैक होल बोल दिया। एक जनरल समझ है ना, लोग एक जनरल समझ है, लोग ऐसे ही समझे। ब्लैक होल तो ऐसे लगता है कि अरे कोई काला सा गड्ढा होगा, अंधेरा होगा। तो बच्चों जनरल समझ के तो ये बहुत ही परे है, आसपास भी नहीं है ना। जैसे ओजोन होल, तो ओजोन होल को क्या समझते हैं लोग, कहीं ओजोन होगी एक बादल में तो एक छोटा सा गड्ढा होल हो गया होगा। दिस इज नॉट ओजोन होल। अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़े कई किलोमीटर एरिया में ओजोन पतली हो गई है, बहुत पतली। तो एटमॉस्फेयर से जब आप देखते हो ना, तो वहाँ ओजोन बहुत पतली हो गई है कई किलोमीटर में। तो जब आप एटमॉस्फेयर से आप देखते हो तो वहाँ ओजोन की बहुत पतली लेयर होने के कारण एक बहुत बड़े एरिया में ऐसा लगता है कि ओजोन ख़त्म सी हो चुकी है, तो वो ऐसा लगता है कि होल सा हो गया, तो उसको ओजोन होल कहा गया है। तो मिसकंसेप्शन बनते हैं जब हमें नॉलेज ना हो, तो मिसकंसेप्शन मिटाएंगे हम नॉलेज के। ब्लैक बॉडी अनेबल टू एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। लो ये भी रेडिएशन, काली रेडिएशन, आओ काली रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। बच्चों यही आपका सबसे बड़ी लिमिटेशन है, यही आपको याद रखनी है। इसके नीचे की भी लिखने के लिए लिख ले रहे हैं हम, ठीक है ना। हालांकि ये आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे इसे। अनेबल टू एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी। जानते हो आप लोग हीट कैपेसिटी, जानते हो? नहीं, क्योंकि अभी हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी नहीं है। हीट थर्मोडायनामिक्स में तो आपके फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, लेकिन दोनों की 10-15% सिमिलर है, बाकी अलग है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, अब हीट कैपेसिटी क्या होती है वो हम आपको थर्मोडायनामिक्स में। एंड लास्ट लिमिटेशन है इनकी, ये भी इसी चैप्टर में दूर हो जाएगी। ये पहली वाली और तीसरी वाली यहीं दूर हो जाएगी, ये थर्मोडायनामिक्स में दूर होगी। अनेबल टू explain स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा सर बहुत आ रहा, रदरफोर्ड भी नहीं बता पाए, ये भी नहीं बता पाए, अपन बताएंगे ना, आसान नहीं होना। हो गया? चल
अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। नेक्स्ट लिख क्या थे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यही वो थ्योरी है जो फेलियर को कवर करती है EMR की। तो डालिए, पहले हेडिंग डालिए, पहले बड़ी हेडिंग डालिए, पार्टिकल्स इन नेचर ऑफ। तुम आज जाके वैष्णवी वो खा लेना, अच्छा अदरक गुड़ आराम आ जाएगा आपको, है ना। पार्टिकल्स नेचर ऑफ, नया टॉपिक बिल्कुल नया, पार्टिकल्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इसके पहले हमने कौन सा नेचर पढ़ा था? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नेचर को किसने बताया है? मैक्सवेल ने। और पार्टिकल नेचर को बताने वाले प्लैंक साहब। तो पार्टिकल्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसको आप ब्रैकेट में लिखो बढ़िया से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पता है लाइट के पार्टिकल को क्वांटम ही तो बोला जाता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बच्चों थोड़ी सी कहानी सुन लो इसके बारे में, क्योंकि अपने पास टाइम तो है नहीं, फिर कल अपन करते हैं इसके बारे में आगे, है ना। तो आपका पिछला चैप्टर भी अब रिवाइज नहीं हुआ, है ना। देखो तो 15 अगस्त को हम आज से ही बता देते हैं, 3 बजे से क्लास लगेगी अपनी। हमने 15 अगस्त को 12th वालों को छुट्टी दी है, आप लोगों को नहीं। उसका रीज़न बता देते हैं हम, क्योंकि सुबह जाना पड़ता है तिरंगा फहराने, है ना। कार्यक्रम भी है आपके, तो उनको दे दी हमने। और अपन बढ़िया अपने देश का कार्यक्रम बना के फिर पढ़ेंगे भी, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ EMR। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। तो सबसे पहले हमें आप लोगों से एक चीज़ बहुत क्लियर चाहिए कि वेव नेचर ऑफ लाइट, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसने बताया? मैक्सवेल ने। ये आपको ध्यान रखना है। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एनर्जी और हीट को कौन बताते हैं? प्लैंक साहब, ठीक है। ये हो गया इतना, ठीक है। अब सुनो, जब मैक्सवेल और प्लैंक साहब अपनी थ्योरी ख़त्म कर लेते हैं, तो इसका हम कुछ जो लिमिटेशन देंगे वो तो कवर करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन उसके बाद एक और हमारे बहुत महान साइंटिस्ट आते हैं, डी ब्रोगली। सुना है कभी नाम इनका? नहीं सुना? अब फिर सुन, बहुत बार मिलेगा आपको ये सुनने नाम, डी ब्रोगली। आपको हम बताएं, मैक्सवेल और प्लैंक दोनों पीछे पड़े थे लाइट के, एनर्जी के और हीट के। और ये दोनों प्रूव करके ही माने कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। तो लाइट के कितने नेचर हैं? 2 नेचर, एक वेव नेचर है, दूसरा पार्टिकल। इसी को बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दोहरी प्रकृति, दोहरी प्रवृत्ति या दोहरा व्यवहार, या सरल भाषा में लाइट 2 प्रकार का व्यवहार करती है। वो तरंग के रूप में भी है, उसकी वेव भी होती है, फ्रिक्वेंसी भी होती है, एम्पलीट्यूड भी होता है, वेलोसिटी भी होती है। और लाइट पार्टिकल भी है, वो हिट करती है मेटल पे। मेटल पे ऐसे जैसे गेंद हिट करती है वैसी पार्टिकल की तरह हिट करती है और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल लाती है। तो लाइट का ये नेचर भी है, वो बताएंगे क्वांटम प्लैंक साहब। जब ये लोग लाइट को छोड़ गए तो डी ब्रोगली बोले, इन्होंने लाइट को, एनर्जी को और हीट को पार्टिकल प्रूव करके माने, क्योंकि लाइट को वेव प्रूव करना तो कोई बड़ी बात थी नहीं, ऑटोमेटिक दिखती। अब जैसे गेंद को कोई कह दे कि पार्टिकल प्रूव करो, मास है लो, तो वो तो बड़ी बात हुई नहीं। अब गेंद को कोई कहे वेव प्रूव करके दिखाओ, तो हम घबरा जाएंगे, क्या पूछ लिया इसने हमसे, हम कैसे गेंद को वेव प्रूव, रंग कैसे इसको प्रूव कर दें, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से हम कैसे इसको भगाएं, तो वहाँ पे हम वाइब्रेट हो जाएंगे। तो लाइट में वेव नेचर तो था, एनर्जी में वेव नेचर तो था, हीट में वेव नेचर तो था, लेकिन पार्टिकल नेचर भी। तो डी ब्रोगली बोले इनने लाइट को पार्टिकल बताओ,
हम पार्टिकल को लाइट बता भी। तो ये पार्टिकल को लाइट बता के मानते हैं, मतलब